आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहाँ पे नहीं है नेक्स्ट क्लास से, उनके ऊपर थोड़ा सख्ती रखूंगा कि जो नहीं आएगा ऑनलाइन क्लास में उसको अलाउ ही नहीं होगा क्लास लेने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल जो है ना वेब डिजाइनिंग के कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब जो है हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट साइड पे जैसे मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था, दो चीजें थी। एक था रिएक्ट जेएस और सेकंड था पीएचपी। ठीक है, तो दोनों के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि अगर आप रिएक्ट जेएस पे भी आओगे तो रिएक्ट जेएस के लिए भी आपको पीएचपी आना जरूरी है, क्योंकि जब आप जो है किसी भी क्या बोलते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे होगे, जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसके लिए आपको पीएचपी की या कोई भी सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज की नीड जरूर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट से, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पीएचपी वालों के लिए भी और रिएक्ट जेएस के लिए भी। क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है क्या है, लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की। और पीएचपी के अंदर जावा स्क्रिप्ट इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आगे जाके हमें जेक्यूरी वैलिडेशन वगैरह अगर लगानी हो तो उसके लिए भी जावा स्क्रिप्ट यूज होगी। और उसके बाद जो है इंटरएक्टिव पेज इस बनाने के लिए भी जावा स्क्रिप्ट की नीड होगी। तो जावा स्क्रिप्ट हर जगह पे यूज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको आना चाहिए। जितने भी हमारे पास डेवलपर्स हैं उन सबको तीन बेसिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारा आज इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन की क्लास है कि किस तरह से होगा, किस तरह हम लेके जाएंगे और डेट वगैरह डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी डेट्स के अंदर जो है ना हमें क्लासें लेनी है। तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पढ़नी है। बेसिक्स के अंदर भी बहुत सारे जो है ना सब टॉपिक्स हैं। पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आप कहाँ पे पढ़ोगे? जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के अंदर पढ़ोगे। जैसे स्टार्टिंग हम करेंगे सिंटैक्स से, प्रिंट किस तरह से करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स देखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स हम जो है ना लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कि असाइन ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेशंस आती हैं, कंडीशंस हैं, लूप्स हैं, एरे है, फंक्शंस हैं। यानी जो चीज़ भी आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के सब्जेक्ट में पढ़ा है वो सारी की सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है जेएस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखेंगे, इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के अंदर हम लोग आएंगे कि फंक्शंस किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से उनको यूज करते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन सी होंगी। बेसिकली फंक्शंस को आप जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट्स को भी जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, और इनके अलग टॉपिक्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम उसके बाद आते हैं जावास्क्रिप्ट क्लासेस। तो क्लासेस के अंदर आप क्लासेस का जहाँ बात आए वहाँ पे समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात आ रही है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होंगे क्या बोलते हैं मेथड्स भी होंगे, ऑब्जेक्ट्स भी हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है जेएस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि जावास्क्रिप्ट जो है रन टाइम पे भी आपको डेटा ला कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए रन टाइम डेटा के लिए जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे एंगुलर जेएस का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा। तो अब इतना यूज नहीं हो रहा, जब से रिएक्ट जेएस आया है तो एंगुलर जेएस इतना यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे किस तरह से सिंक करते हैं हम लोग डेटा को, रियल टाइम डेटा अगर हमें सिंक करना हो। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जेएस HTML डूम। अब इसके अंदर क्या है, वैलिडेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आप पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, ऑन की प्रेस, ऑन फोकस वगैरह। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। और उसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट एजेक्स। एजेक्स बेसिकली क्या है? अब एजेक्स दो चीजें, जेक्यूरी के अंदर भी अपना एजेक्स है और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है। तो जेक्यूरी वाला जो एजेक्स है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है अगर हम कंपेयर करें जावास्क्रिप्ट एजेक्स के साथ।
ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा एजेक्स पढ़ना है हमें, जेक्यूरी का पढ़ना है या एजेक्स पढ़ना है। तो एजेक्स का काम बेसिकली क्या होता है? एजेक्स का काम हमारे पास ये होता है कि विदाउट रिफ्रेश आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करो और उसके बाद आपको रेस्पॉन्स मिले, ठीक है। जब आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो आपकी जो है ना रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स बहुत फास्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी। अब जेक्यूरी जो है ना बेसिकली यूज होता है जैसे कि कोई भी एनिमेशन वगैरह आपको अप्लाई करना हो, तो उसके लिए हम जेक्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, अब मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल के अंदर भी जितनी एनिमेशंस आप देखते हो ना एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, तो वहां पे भी बेसिकली जेक्यूरी यूज हो रही होती है, लेकिन उसकी जेक्यूरी अलग होती है। उसका जो है मोबाइल जेक्यूरी अलग होता है, उसके सारे टैग्स वगैरह अलग होते हैं और वेब के अलग होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जेसन, यानी अगर हमारे पास कोई एक जेसन फाइल है, ठीक है, उसको हम किस तरह से रीड करते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह से लेते हैं, नेम किस तरह से रीड करेंगे, वैल्यूज किस तरह से रीड करेंगे, जेसन फाइल के अंदर हम किस तरह से डेटा ऐड करेंगे। क्योंकि अभी अगर रियल जेएस की बात करें हम, या हम फायरबेस डेटाबेस की बात करें, तो क्या कर रहे हैं कि जेसन फॉर्मेट के अंदर फायरबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो इसलिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें जेसन फाइल को कंप्लीटली रीड करना आना चाहिए, किस तरह से उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो ये एक लंबा कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी जो है ना क्या बोलते हैं लैंग्वेज है। तो सिर्फ इसको पढ़ने में ही अच्छे खासे जो है ना टाइम निकल जाएगा हमारा। तो यही वजह है कि मैंने क्या किया है कि क्लासेस को मैंने डिवाइड कर दिया 3 डेज के अंदर, सैटरडे संडे एंड वेनसडे। ठीक है, और वेनसडे को जो जाहिर सी बात है हम नाइट में ही क्लास ले सकते हैं, दिन के टाइम यूनिवर्सिटीज में होंगे। तो इस वजह से सैटरडे संडे जो है ना हमने दिन के टाइम रख दिए 11 बजे, और वेनसडे वाला जो टाइम होगा उसे हम डिसाइड कर देंगे किस टाइम हमें वेनसडे वाला दिन क्लास लेनी है। ठीक है, तो रात का ही टाइम होगा, जाहिर सी बात है जब काम वगैरह करके सारे फ्री हो जाएंगे तो उस टाइम हम क्लास लेंगे। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी को, कुछ डिस्कस करना है क्लास टाइमिंग के अंदर? वेनसडे वाला क्लास जो है ना हमें सेट करना है टाइम, तो इसका जरा सा बता दो कि क्या टाइम सुइटेबल रहेगा। कि बच्चे भी अभी कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से आप जितने लोगों आप अपने मशवरा दो कि हम किस टाइम वेनसडे वाले दिन क्लास रखें, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। मगरिब के बाद की होनी चाहिए। Okay. और आप मानूर एंड वीवो मोबाइल से कौन कनेक्टेड है? हाँ, रखेंगे हम तो रात के ही टाइम, मगरिब के बाद ही, तकरीबन 8 बजे के बाद, इस तरह से, ताकि सब फ्री हो जाएं काम वगैरह करके करके। मानूर, आपको आवाज आ रही है मेरी? और सेकंड वीवो मोबाइल। 9 बजे या 10 बजे। ये 10 बजे। ठीक है, वीवो मोबाइल से कौन ऑनलाइन है? ऐसा नहीं, कनेक्ट करके सो तो नहीं गए? खैर, तो अब चलते हैं आगे, जरा देखते हैं। आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट को। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, किस तरह से यूज होगा, उसके फायदे क्या हैं, क्यों हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे, ठीक है, W3 स्कूल्स को जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा जो है ना आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा, सारी चीजें A to Z सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी, और इसके जो है एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी इजी होते हैं और सिंपल होते हैं, आप इजीली समझ सकते हो। और यहाँ पे आपको एडिटर भी प्रोवाइड होता है, एडिटर के ऊपर भी आप प्रैक्टिस करके सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखें जावा स्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। दुनिया के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज होने जा रहा है वो है जावा स्क्रिप्ट। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको किसी भी सर्वर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जस्ट आप इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो प्रोग्राम है, ये सारे के सारे ब्राउजर के ऊपर जो है ना एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है सीखने के लिए। जैसे आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वगैरह पढ़े होंगे, आप कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल नहीं पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के नहीं है, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर वो
प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअस डेली, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल और इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर अगर कोई कुछ लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, वो भी इजीली हो जाएगा। सेकंड, सीएसएस स्टाइल अगर किसी एचटीएमएल टैग के अंदर इम्प्लीमेंट है, तो उस स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। थर्ड जो है, अगर कोई एट्रीब्यूट हमें चेंज करना हो अपना एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जितने बताऊं कम में, तो बहुत सारा काम हो सकता है यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वेयर टू, ठीक है। तो मैं इसलिए आगे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे हम लोग आए, ठीक है। अब बात आती है कि हम जावा स्क्रिप्ट को कहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो, जब हमने एचटीएमएल पढ़ा था तो एचटीएमएल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया था कि क्या होता है, उसमें हेड होता है और बॉडी होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीएसएस जब पढ़ा था, तो सीएसएस के हमारे पास 3 टाइप्स थे। 3 तरीके से हम लोग सीएसएस को यूज कर रहे थे। एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास था इनलाइन सीएसएस, जो हम एचटीएमएल टैग के अंदर यूज करते थे। सेकंड हमारे पास कौन सा था, इंटरनल सीएसएस, जो हम उस पेज के अंदर ऐड वाले सेक्शन के अंदर यूज करते थे। तो इंटरनल सीएसएस हम कब यूज करते थे, जब हमें कोई भी एक पेज यूनिक स्टाइल बनाना हो, तो उस टाइम पे हम इंटरनल सीएसएस यूज करते थे। और उसके बाद हमारे पास था एक्सटर्नल सीएसएस, वो पूरे के पूरे वेबसाइट्स के लिए होता था। क्योंकि वेबसाइट्स हो या एडमिन पैनल हो, उनके अंदर जो है क्या होता है, हेडर और मेन्यू बार सेम होता है, बाकी बीच सेंटर जो कंटेंट होता है वो चेंज होता रहता है। इस वजह से उसके लिए हमने क्या किया था, एक्सटर्नल जो है एक फाइल बना के रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसके 2 तरीके हैं, इसको भी आप जो है ना यूज कहाँ करोगे, एड सेक्शन के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, और बॉडी सेक्शन के अंदर भी हम इनको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक्सटर्नल फाइल बना के भी हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को। तो ये 3 जगह होंगे, हेड, बॉडी, और बॉडी के बाद जो है ना इसको एक्सटर्नल फाइल भी बना के हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम सीएसएस को यूज करते थे। लेकिन ये किस तरह से यूज होगा, क्या होगा, अब हम आते हैं आउटपुट्स के अंदर। तो जरा सा मैं इसको समझा दूंगा कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से हमारा जो है ना प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपको 4 तरीके बताता है जिनको यूज करके आप प्रिंट करवा सकते हो। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, जावा के अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, ठीक है। तो सेम इसी तरीके जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 4 तरीके हैं कोई भी चीज प्रिंट करवाने के। तो अब ये तो बात होगी 4 तरीके, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट को यूज कहाँ पे करेंगे, फाइल एक्सटेंशन क्या होगी इसकी। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए तो पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। जेएस के नाम से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फोल्डर बनाया, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपने जितने भी जावास्क्रिप्ट के भी क्लासेस होंगी, मैं इसी फोल्डर के अंदर सेव करता रहूंगा। इसके लिए मुझे क्या जरूरत है, विजुअल स्टूडियो कोड की जरूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है जेएस वाला ओपन कर लूंगा, ठीक है। जिससे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो फोल्डर ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे कोई भी फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो एक बात याद रखना कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम लोग HTML फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, PHP के फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, और जेएस डॉट जेएस के फाइल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डॉट जेएस फाइल बेसिकली है क्या, अगर हमें कोई एक्सटर्नल
जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक्सटेंशन हम डॉट जेएस रखेंगे, ठीक है। और अगर हम HTML यूज कर रहे हैं तो उस HTML के फाइल के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर सकते हैं, इस तरह इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो HTML का एक फाइल आ गया, अब तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अब हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर फिलहाल यूज कर रहा हूँ। तो नॉर्मली अब क्या करते हैं कि बॉडी में सबसे नीचे जाके हम जावास्क्रिप्ट के कोड यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। और हेड में बहुत कम करते हैं क्योंकि हेड के अंदर सारे एक्सटर्नल फाइल हमारे पास आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करने से पहले सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको करना है स्क्रिप्ट का टैग ओपन। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग ओपन और क्लोज करने के बाद अब इसके अंदर आप जावा स्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट तरीका हमारे पास ये रहा, हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, हम इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, हमें कोई भी चीज प्रिंट करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फाइल था जो हमने सेव किया था। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका ये रहा, जैसे यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली क्या करता है, राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, आप जिस जगह पे भी, जिस लोकेशन पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे, उस लोकेशन पे क्या हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट जो भी मैसेज यहाँ पे होगा वो मैसेज उस लोकेशन में प्रिंट होके आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट में चार तरीके प्रोवाइड तो कर रहा है, लेकिन चारों तरीकों के जो है ना अलग अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जगहों पे जो है ना ये प्रिंट होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जहां हमें प्रिंट करना है, हमने स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर दिया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के वहां पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल, डॉक्यूमेंट डॉट लॉग, सॉरी, तो लॉग ही है मेरे ख्याल से, कंसोल तो नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया दिस इज टू बी प्रिंट ऑन कंसोल। अब कंसोल क्या होता है, कंसोल बहुत काम का है। एक बात याद रखना, समटाइम ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट और इनर HTML हमारे पास काम नहीं करता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं, तो लॉग हमेशा काम करता है। ठीक है, तो लॉग बेसिकली है क्या, कहाँ प्रिंट होता है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हमने क्या बताया कि जहां पे आप लिखोगे वहां प्रिंट होगा। देखो मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल लॉग के अंदर हमने जो चीजें लिखी हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। तो कहाँ पे नजर आएंगी, आप अपने ब्राउजर पर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट आपके पास होगा या इंस्पेक्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो है ना यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे या इस तरह का साइन होगा। वो आप क्या करोगे, कंसोल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी मुझे बता रहा है, इस प्रॉब्लम को मैं अब सॉल्व करूंगा। तो प्रॉब्लम जहां तक मुझे याद है यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा है, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, दिस इज टू बी प्रिंट ऑन कंसोल। यही मैसेज था जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिस इज टू बी प्रिंट ऑन कंसोल। अब इसको जरा हम चेंज कर लेते हैं, हम कंसोल को हटा देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हट गया कंसोल। तो यानी दो तरीके हो गए, हमने दो तरीके सीख लिए किस तरह से हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे। एक क्या था हमारे पास, वेलकम टू माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, जो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब याद रखना, जहां कहीं भी पूरे बॉडी के अंदर ब्राउजर के जहां कहीं भी हमें जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवाना हो डायरेक्ट, हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। ठीक है, अगर कंसोल के अंदर मुझे कोई चीज प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे।
ठीक है, अब तीसरा कौन सा है हमारे पास? तो तीसरा अब हम आते हैं अलर्ट के ऊपर। अलर्ट बेसिकली है क्या, देखो क्या करवाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी मैं अलर्ट लिखता हूँ, वेलकम टू माई वेब। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये आ गया, वेलकम टू माई पेज। ये बेसिकली क्या है, अलर्ट का काम है। ठीक है, अब देखो ये कंसोल भी गायब है, वो भी गायब है। जब मैं इसको ओके करूंगा उसके बाद ये दोनों आ जाएंगे। समझ गए? अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जब कभी भी मेरा यूजर जैसे ही लॉगिन करे, ठीक है, या तो यूजर क्या हो, मेरे वेबसाइट को जैसे ही विजिट करे, तो उस टाइम यूजर को कोई एक मैसेज देना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलर्ट को यूज कर सकते हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि अलर्ट को हम लोग यूज कर रहे होते हैं डिबगिंग के लिए, एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, रेस्पॉन्स में हमें क्या डेटा दे रहा है उस डेटा को देखने के लिए। तो कंसोल भी यूज हो सकता है और अलर्ट को भी आप यूज कर सकते हो इन काम के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं एनर एच टी एम एल के अंदर। ठीक है, तो एनर एच टी एम एल का काम बेसिकली क्या है? अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक जो है ना डेव लिया। ठीक है, और इस डेव के अंदर मैंने क्या लिखा, माई आईडी। ठीक है, इसको एक आईडी दे दिया, रिफ्रेश किया। ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखो अलर्ट तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, यहाँ पे भी मैसेज प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे माई आईडी का नाम जो लिखा है, डेव लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट के लिए हम डबल लाइन यूज करते हैं, तो ये जो हमारे पास प्रिंट हो रहा था ये दोनों गायब हो जाएंगे। और इस तीसरे को भी मैं क्या कर देता हूँ, गायब। तो देखो अभी कुछ भी प्रिंट हमारे पास नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो HTML टैग लिखा हुआ है, इसके अंदर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है जावा स्क्रिप्ट के साथ। तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एक बात याद रखना कि हमने यहाँ पे आईडी दिया है, ठीक है ना, नेम दिया है ना क्लास दिया, हमने आईडी दिया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये आईडी नेम लिखूंगा, फिर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस इज आउटपुट फ्रॉम इनर HTML। ठीक है, ये मैसेज हमने दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक समझना कि ये जो डिव है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक आईडी दिया। अब एक है तो मल्टीपल हो सकते हैं, आईडी की जगह क्लास भी हो सकता है, नेम भी आप एज अ नेम के साथ भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एलिमेंट की आईडी आप गेट करो, कौन सी आईडी, अब कोई भी आईडी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और चीज लिखते हैं, आईडी इज इक्वल टू माई आईडी टू। अब दो आईडी, अब मैंने कौन सा आईडी लिया है, फर्स्ट वाली आईडी लेके डॉट एनआर एच टी एम एल इजिकल टू, और उसको ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। यानी इस जगह पे अब क्या होगा, ये वाला मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। रिफ्रेश किया हमने तो देखो क्या आ गया, दिस इज आउटपुट फ्रॉम एनआर एच टी एम एल। तो ये जो चार आउटपुट थे हमारे पास, यहाँ पे देखो ये चारों के चारे आउटपुट मैंने आपको पढ़ा दिए। अब इसका काम क्या है, राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट। अगर HTML एलिमेंट के अंदर आपको लिखना हो तो इनर HTML, आपको डायरेक्ट HTML आउटपुट चाहिए तो आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अलर्ट करवाना हो तो आप क्या लिखोगे, विंडोज डॉट अलर्ट। और ब्राउजर के कंसोल में प्रिंट करवाना हो तो कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे हम। ठीक है, तो चारों तरीके मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। 5 + 10 = 15 होता है। ठीक है, तो रिफ्रेश किया 15 भी हो गया। अच्छा, अब सेकंड एक और बात समझाता हूँ आपको कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, H1 जो HTML का एक टैग है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, H1 हमने लिखा और उसके बाद हमने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो H1 यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं देता हूँ आई इटैलिक,
ये क्या करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा इसको। रिफ्रेश करेंगे तो देखो इटैलिक भी इसके अंदर कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप HTML के सारे टैग्स इनके अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी यूज कर सकते हो, इनर HTML जहां भी आपके दिल चाहे आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम सेम आईडी दो रखे तो फिर क्या होगा, रिफ्रेश करें तो देखो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही में प्रिंट कर रहा है, क्योंकि क्लास मल्टीपल लेते हैं हम लोग और आईडी यूनिक होती है हमारे पास किसी भी पेज के अंदर। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आउटपुट के अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, आउटपुट थे। तो अब आते हैं स्टेटमेंट्स में बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स में आ रही हैं आपके पास वेरिएबल्स वगैरह। ये नहीं, तकरीबन सारी चीजें बार बार रिपीट ही हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ आपको थोड़ा सा समझाता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कमेंट्स कैन बी यूज। अब ये कमेंट्स है, कमेंट्स करना तो होता है कि डबल स्लैश आप दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा पेज। ठीक है, तो अब आते हैं वेरिएबल के अंदर हम। अच्छा, अब वेरिएबल की हम बात करते हैं कि 4 ways टू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, टोटल 4 तरीके जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। एक हम यूज कर सकते हैं वार, लेट एंड कांस्टेंट। अच्छा, वार बेसिकली क्या है कि पहले यूज होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, लेट आ गया हमारे पास। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि उसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो मैं इसको भी जरा सा कमेंट करता हूँ, या इसको मैं कमेंट, ठीक है कमेंट करते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ जो है ना क्या लेते हैं। ठीक है, अच्छा वेरिएबल हम किस तरह से ले सकते हैं, मैं बोला वार। ठीक है, एक तो तरीका ये, A, B, C सेमीकोलन। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे साथ साथ मैं एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट किया, A, रिफ्रेश किया तो देखो अब क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। यानी हमने वेरिएबल जो है डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इसको हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो वैल्यू किस तरह से असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 लिखने के बाद अब हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसकी वैल्यू 5 हो गई। देखो अनअसाइन आपको समझ में आ गया कि जब आप डिक्लेयर करोगे तो फिर क्या होगा, डिक्लेयर करोगे तो अनडिफाइंड होगा क्योंकि उसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है। अच्छा, अब जब हम उसको कोई वैल्यू दे देंगे तो उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, अनडिफाइंड खत्म हो जाएगा वहां पे। अच्छा, तो सेकेंड वेरिएबल हमने लिया 10। ठीक है, तभी हमने उसको प्रिंट नहीं किया। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्लस दे के मैं लिखता हूँ B, तो क्या हो जाएगा, 15। यानी इन दोनों को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर माइनस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। डिवाइड अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ऑपरेशन है कि प्लस माइनस वगैरह के। अच्छा, अब सी को देखो हमने क्या किया हुआ है, सी को हमने अनडिफाइन किया। तो मैं यहाँ पे बताऊं सी इक्वल टू A+B। तो क्या हो गया, 15। ठीक है, तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। एक आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो और सेकंड क्या, प्लस करके किसी एक वेरिएबल को असाइन कर दो, तो अभी आप कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा, अब मैं करता हूँ क्या कि ये जो वेरिएबल है इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट। ठीक है, तो
अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू को, जो बी की वैल्यू है उसको ए को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और मैं ए को प्रिंट करता हूँ। अब देखो ओ क्या रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, सी को खत्म करो, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए प्लस बी कर रहे हैं तो मैं ए इक्वल बी कर दूंगा। अब इसका काम क्या होता है कि राइट साइड पे जो कुछ भी होगा उसको असाइन कर देगा लेफ्ट साइड को, ठीक है। प्रोग्रामिंग का रूल है, इक्वल सिंगल जो इक्वल होता है इसको हम इक्वल नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। असाइन ऑपरेटर का काम बेसिकली क्या है कि लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो कुछ भी होगा वो क्या करेगा, सारी चीजों को ट्रांसफर कर देगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बी की वैल्यू क्या है 10 है और ए की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये कि अब इस लाइन पे जैसे ही हमारा प्रोग्राम आया तो ए की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 10, और यहाँ पे आउटपुट 10 आना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों दे रहा है, बोले कि अब यहाँ देखो कंसोल के अंदर आपको एरर हमेशा दिखाता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको ये बता रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी आप क्या करो, किसी कांस्टेंट वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो इस वजह से हम कांस्टेंट वेरिएबल्स अगर टाइप कोई भी लेंगे तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार, तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई है कि 10 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वेरिएबल जो है नॉर्मल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जब तक जहां भी आपको चाहिए कि उसकी वैल्यू को चेंज करें, आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब कांस्टेंट समझ में आ गया कि कांस्टेंट के अंदर अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर आप किसी भी वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उसको आप var रखते हो यानी वेरिएबल रखते हो, तो उसकी वैल्यू नीचे चेंज हो सकती है, कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेट भी लिख देता हूँ तो फिर भी क्या होगा, ये चेंज होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिखा था सी, ठीक है, सी हमने लिखा। अब सी को हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन आपको बता रहा हूँ, कॉन्केटिनेट किस तरह से करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स आर, अब यहाँ पे कॉलन दिया हमने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे वेरिएबल लिखना है। तो वेरिएबल किस तरह से मैं लिखूंगा, तो वेरिएबल में इस तरह से लिख सकता हूँ, कोमा दो हमने जो है ना, आप डॉट दो या कोमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या लिखा, सी। अब आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स आर। अब जो भी आपका जो है ना रिजल्ट होगा, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो द सम ऑफ टू नंबर्स आर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे जहन में आ रहा है, देखो जब प्रैक्टिस करते हो ना तो एक आइडियाज आते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे जहन में ये आ रहा है, अब मुझे आउटपुट पे चेंजिंग लाना है। मैं ये चाहता हूँ कि द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कैसा आपके पास आउटपुट आए, द सम ऑफ नंबर 1 का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू आ जाए, एंड टू नंबर 2 की जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाए, बी की वैल्यू आ जाए, ठीक है। और एज आ जाए, उसके बाद क्या आए, दोनों का सबमिशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ, बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ना हम लोग, कोमा लिखते हैं और यहाँ पे हमने ए लिख दिया। देखो क्या हुआ, अब आउटपुट किस तरह आएगा, द सम ऑफ 5, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 5 है। अब क्या आएगा, एंड अब नंबर 2 की बारी है, तो नंबर 2 के लिए भी हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया, बी लगा दिया, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, द सम ऑफ 5 एंड 10। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इज, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 15। तो किस तरह का आउटपुट आएगा, रिफ्रेश करने पे यहाँ पे देख लो, द सम ऑफ 5 एंड 10 इज 15, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या थे कि वेरिएबल्स हम तीन टाइप के ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इंटीजर
ले सकते हैं, बल्कि आप जो है ना यहाँ पे लेट करो नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे BBSCL लिख रहा हूँ, ठीक है। तो BBSCL को भी जो है ना हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। स्ट्रिंग लेना है, फ्लोट इंटीजर लेना है, सारी चीजें आप लिख सकते हो। बस आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग जावा और सी लैंग्वेज के अंदर करते थे। क्या करते थे उसके अंदर कि डिफाइन करना पड़ता था कि अगर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप आपको इंटीजर रखना है। तो पहले बताना पड़ता था कि इंट वेरिएबल नेम और उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। स्ट्रिंग लेना होता था तो हम क्या करते थे, डेटा टाइप यानी स्ट्रिंग, कोई भी नाम हो वेरिएबल का और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो चाहे PHP हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल वगैरह डिफाइन करने की जरूरत, जो वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो नेम भी यहाँ पे देखो प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगा। अब इसको नीचे लाइन पे लाना है, तो उस नीचे लाइन पे लाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लाइन ब्रेक लगा देंगे जावास्क्रिप्ट का, उसका HTML का, ठीक है। तो देखो नीचे लाइन पे आ गया जब हमने क्या लगाया, लाइन ब्रेक लगाया इसमें। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? अब देखो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ना, ये समझ लो कि आपका करियर इसी फील्ड में बनना है। तो ये समझ लो आपकी स्किल्स है और आपका करियर इस फील्ड में होगा। तो आपको करना क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, चाहे सेमेस्टर स्टार्ट हो या छुट्टियां हो, आपको लाजमी इसको रोज़ टाइम देना होगा। टाइम नहीं दोगे, ये बहुत बड़ा जो है कोर्स है। फिर क्या हो जाएगा कि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, आपको पुरानी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। ये तो सारे जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें हैं जो आप पीछे भी पढ़ चुके हो, ड्राइंग फंडामेंटल के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और कुछ बच्चों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसके अंदर भी यही सारी चीजें थी, लूप, एरे, वेरिएबल्स वगैरह थी। तो सेम यहाँ पे भी चीजें सारी की सारी सेम है, सिंटेक्स भी सेम है, लेकिन इसमें देखो क्या है, सिर्फ वेरिएबल लेने का तरीका चेंज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन है? सर, जी। न्यू लाइन के लिए हम लोग \n लगा सकते हैं। \n अगर ये आपको प्रोवाइड करता है, ये साइन बोल रहे हो आप? अगर देखो लैंग्वेज अलाउ नहीं करता आपको, यहाँ पे आप HTML के जो है ना टैग्स यूज कर सकते हो, ठीक है। HTML के टैग के लिए हम लोग क्या करते थे, BR करते थे। मैंने पहले बताया कि सी लैंग्वेज हो या C++ हो या जावा स्क्रिप्ट जावा हो, तो ये सारी चीजें बिल्कुल अलग है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ज्यादातर यूज होती हैं, और ये हमारे पास वेब का लैंग्वेज है जो ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो HTML के टैग्स थी, वो सब के सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। और कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, और आइंदा टाइम का ख्याल रखना। क्लास स्टार्ट हो जाता है, टाइम होता है, लेकिन 2-3 बच्चे होते हैं, तो सबको रेगुलर जो है ना क्लास टाइमिंग पे अवेलेबल होना जरूरी है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा और कल फिर क्लास होगी सुबह इंशाल्लाह।